जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मुझे विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए होंगे। और मैंने इस चैप्टर 1 का जो होता है चौथा डेरिवेशन और 5वां डेरिवेशन जो है उसको मैंने उसका वीडियो बना दिया है और उम्मीद है आपने देख लिया होगा। फिर और देखिए मैंने क्या गलती किया था कल। देखिए हाँ, यहाँ पर गलती हो गया था कि यहाँ पर जो था ना मुझसे स्क्वायर जो था यहाँ पर देखिए अभी भी छूट गया है। तो यहाँ पर जो है आप लोग अपने नोट्स में स्क्वायर दे दिएगा। क्या आपने हमको बताया भी था, तो उसके लिए थैंक यू। हाँ तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर होगा जो कि मुझसे छूट गया था। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का ये चौथा हुआ और ये क्या हुआ 5वां डेरिवेशन। और फिर आज की वीडियो में हम 6ठा डेरिवेशन और 7वां डेरिवेशन इसका है जो क्या अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला जो होता है आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे। देखिए और जानते हो क्या हो गया कि मैंने भी कल ही अपलोड करने का सोचा था, लेकिन मैंने क्या किया था बना दिया था ये सब को। ये भी ये जितना भी ये बता रही हूँ सब उस वीडियो में भी बताई थी, लेकिन क्या हुआ था कि मुझसे ही गलती से डिलीट हो गया वीडियो। अब 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो था, देखिए फिर दोबारा बनाना पड़ रहा है। देखिए छोटी सी गलती के कारण डिलीट बॉक्स में से भी डिलीट कर दिया था, फिर बहुत बड़ी गलती हो गया। फिर अब दोबारा बना रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा कल हो गया था। अब हमारा टॉपिक आता है क्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। क्या इस यह किसे कहते हैं, तो वह काल्पनिक या वास्तविक रेखा जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं या बल रेखाएं कहते हैं। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, वैसा काल्पनिक रेखा है जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। तब इस तरह से जो इस तरह हम लोग रेखा खींचते हैं इसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये पहला परिभाषा हो गया, लेकिन पूछा नहीं जाता, सिर्फ नॉलेज के लिए देख लीजिएगा। और दूसरा परिभाषा, जब वैद्युत क्षेत्र को चित्रीय निरूपण किया जाता है तो उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और तीसरा परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई एकांक परीक्षण धनावेश जिस पथ पर गति करता है उसे क्षेत्र को उस क्षेत्र में उस पथ को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कोई भी एक धनावेश हो गया और ई जो है जहाँ पर इधर जा रहा है घूमने, ये जहाँ घूमने जा रहा है इसी को हम एक तीर के द्वारा निरूपित करेंगे और इसी को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं भी कहते हैं। और नाम कंफ्यूजिंग करने के लिए कभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं को बल रेखाएं भी कहकर पूछा जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये रेखा क्या हुआ कि यह एक काल्पनिक या वास्तविक रेखा है जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र को क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, उसे वैद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखाएं कहते हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं इसके गुण के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण, इसमें पहला गुण हमारा कह रहा है कि यह धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगी। जब वस्तु धनावेश हो जाएगा तो इसकी रेखा क्या होगी, बाहर की ओर, बाहर की ओर यानी मूल अपने आवेश से अनंत की ओर जाएगी। यह उस वीडियो में भी हुआ था। देखिए ये पहला गुण हुआ कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर तथा ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको कम मत समझिएगा ही लाइन को। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर। और उसका चित्र कुछ इस प्रकार से है। ये धनावेशित है और इसका तीर क्या जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो ये हो गया इसका गुण। अब दूसरा गुण, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और अनंत पर समाप्त होती है। वस्तु क्या होगी, ये कोई धनावेश होगी तो यहाँ से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, इधर किधर अनंत तक चली जाएगी। और वहीं ऋणावेश में क्या होगा, अनंत से ऋणावेश पर समाप्त होगी। क्या करा है, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और अनंत पर समाप्त हो जाती है, जबकि ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये हमारा क्या हुआ, दूसरा गुण हुआ। अब तीसरा गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। देखिए अगर दोनों को एक जगह कर दिया जाए तो बस अगर ये धनावेश ये ऋणावेश तो यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये तीसरा गुण हो गया। फिर चौथा,
दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती या प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि यदि एक काटेगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाओं में स्पर्श रेखा हो जाएगा, निरूपित करना पड़ेगा, जो कि क्या है, संभव नहीं है। और ई जो है, ई पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और दो नंबर वाले प्रश्न यानी क्या बोलते हैं, लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा। और इसमें क्या पूछेगा कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो काहे नहीं करती है, यही क्वेश्चन वहाँ पूछेगा। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती या प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि अगर वो काटेगी तो वो अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी, और ये क्या है, संभव नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये क्या, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा और 2 नंबर प्रश्न में भी पूछ लेगा, ठीक है। और ये हमारा हुआ क्या, 5वां पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये यहाँ से जाती है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है, तो क्या इसमें फिर दोबारा इधर जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है। इसलिए ये बंद लूप का मतलब वही होता है, कोई चीज़ इधर जाएगी, चला गया तो फिर वो वस्तु इधर भी आएगा। तो इस तरह जब किसी चीज़ में होता है, ये चुंबकीय रेखा में होता है, तो वो क्या है, वो बंद लूप का निर्माण करता है, लेकिन इसमें बंद लूप का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि यह जाएगा, समाप्त हो जाएगा और इधर दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए क्या होता है, ये बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मतलब यही क्वेश्चन पूछा था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण नहीं है और बंद लूप का निर्माण, ये भी दे दिया था। तो जो होंगे वो आंसर बताए थे, लगभग 3-4 स्टूडेंट है वही सब बताए हैं। फिर आया एक और पॉइंट, उदासीन। तो ये तो समझ आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के कितने गुण, तो ये 5 गुण है। और ये इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है और इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। इसका पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखें, 3 गुणों को लिखें, तो इसमें से आपको कोई 5 गुण है तो इसमें से कोई लिख देना होगा। और ये भी पूछा जाता है कि प्रतिच्छेद 2 बिंदु बोल रही हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आप बना लीजिएगा। फिर आया एक और टॉपिक, उदासीन बिंदु। ये सिर्फ ऐसे ही पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं काम हम नहीं आता है। वैद्युत क्षेत्र में वह बिंदु जहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है, उस बिंदु को भी उदासीन बिंदु कहते हैं। जितना भी इधर वैद्युत क्षेत्र होगा, ऐसे वैद्युत क्षेत्र होगा, और ये सब जो होगा जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर इसका मान हो जाता है 0, और जहाँ पर 0 हो जाएगा उसी बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो ये सिर्फ आपको ऐसे ही याद कर लेना है, सिर्फ पढ़ लेना है, हो गया। और देखिए ये क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया था कि 2 आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं को खींचे। मतलब 2 आवेश ले लेना है, या धनात्मक लीजिए या ऋणात्मक लीजिए, 2 आवेश ले लेना है। और यदि वो दोनों धनात्मक हो तो धनात्मक में वैद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ होती है, बाहर की ओर, तो ऐसे ऐसे बन जाता है। और वहीं ऋणात्मक होगी तो अनंत से उस बिंदु पर आएगी, तो ये अनंत पर आ रही है, इस तरह से ये हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसे है, ऐसे है। फिर आया एक और टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव, और इसका भी परिभाषा आप लोग याद करके रखिएगा, ये पूछा जाता है। जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कर रहा है, जब 2 समान आवेश, समान परिमाण मतलब उसका मान एकदम समान हो, और समान आवेश जैसे 5 ले लिए, एक 5 ले लिए। अब कर रहा है विपरीत प्रकृति, तो एक को धनात्मक ले लेते हैं, इसको ऋणात्मक ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिए। अब ये क्या है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी मतलब छोटा सी दूरी थी, दोनों देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी पर स्थित है। हाँ, अब ऐसे जब कोई संरचना हो गया, ऐसे कोई वस्तु हो गया, उसकी स्थिति इस प्रकार से हो गई, तो उसे क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, ये हो गया। बस इसका यही परिभाषा है, जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसका गुण। अब वैद्युत द्विध्रुव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु,
तो उसमें कौन कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु होता है? द्विध्रुव की लंबाई होती है, यानी कि जब ऐसे 5 कूलम इधर 5 एक ऋणात्मक इसके बीच दूरी थी, इस दूरी को क्या कहते हैं? द्विध्रुव की लंबाई। तो द्विध्रुव के दोनों राशि के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं और इसे 2L से सूचित किया जाता है। देखिए इसका एक केंद्र होता है और इधर भी लंबाई L होती है, इसको भी L मानते हैं या फिर इसको A भी माना जाता है। अभी दूगो है तो यहाँ पर 2L हो जाएगा, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? 2L होगी। इनके बीच की दूरी 2L होगी। फिर नोट पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव में कुल आवेशों का परिमाण शून्य होता है लेकिन क्षेत्र शून्य नहीं होता है। उसमें केवल परिमाण, जब देखिए धनात्मक ऋणात्मक हो गया, सॉरी एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो बताइए इन दोनों का जब योग कीजिएगा तो शून्य नहीं होगा, एकदम होगा। तो वो वही कह रहा है कि परिमाण शून्य होता है लेकिन क्षेत्र शून्य नहीं होता है। दूसरा चीज, वैद्युत द्विध्रुव में प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जितना भी वैद्युत द्विध्रुव होगा उसमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा। आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना। अगर कोई चीज ऐसे है तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं। इसी तो वही कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है, मतलब उसे घुमाया जाता है। अब आया ई परिभाषा, और ई भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दें। हाँ, ऐसे ही पूछा जाएगा और कहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दे और उसके सूत्र और मात्रक को बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है। तो इसका परिभाषा किस प्रकार बनेगा? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण में क्या हुआ था? समान परिमाण का आवेश हुआ था, ये समान लेकिन प्रकृति विपरीत। और क्या था? इनके बीच की दूरी क्या थी? 2L थी होगी। और इसमें से कौन एक आवेश का परिमाण ले लेंगे, जैसे 5 ले लिए, और फिर ये क्या हुआ? 2L, तो इनके बीच की दूरी 2L, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना हुआ? 10L। इस प्रकार से ये हो गया। देखिए जैसे इसको एक कह रहा है कि किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश की Q मान लेंगे, इसमें मान लेंगे, और बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है? 2L है, 2L मान लिए। और इसी को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है, तो P बराबर Q2L। ये हो गया इसका परिभाषा। ही आपको याद रखना है क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है। और इसका सूत्र क्या हुआ? P बराबर Q इंटू 2L, और इसे P से सूचित किया जाता है। फिर इसका एसआई मात्रक क्या होगा? कूलॉम का एसआई, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, तो हो गया कूलॉमीटर। अब बहुत से स्टूडेंट क्या होंगे, इसके सेंटीमीटर पढ़ लेंगे। हमने भी सेंटीमीटर पढ़ लिया था, लेकिन ये सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या होगा? कूलॉमीटर होगा। इसकी बीमा की बात करें तो M0 और LTA। कूलॉम का बीमा क्या होता है? AT, या मीटर के क्या होता है? L, तो और M पर क्या हो जाएगा? 0 चढ़ जाएगा, तो इसका बीमा क्या हुआ? M0 LTA। ये भी पूछा जाता है और इसको आपको याद करना है। चलिए, अब इससे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ये जो है ये क्या है? सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, जिसकी दिशा ऋण ध्रुव से लेकर धनावेश की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये ना कि वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा, ये नहीं। वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक होती है, वहीं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक होती है। ये आपको समझ आ गया होगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहा होगा। क्या? क्षेत्र रेखा हो जो होगी धनात्मक से ऋणात्मक होगी, वहीं द्विध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक से धनात्मक होगी। ये हो गया। और फिर इसका सूत्र इस प्रकार से लिखा गया कि वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2L, और इसका एसआई मात्रक तो किलोमीटर ये हो गया, और इसका बीमा सूत्र भी हो गया था। और इसका अन्य मात्रक D/E, हाँ ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसको भी आप याद कीजिएगा। D/E हो गया इसका अन्य मात्रक। फिर इस वैद्युत द्विध्रुव को किस स्थिति में ज्ञात किया जाता है, और ये दोनों आ गया। अब ये फॉर्मूला आ गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। शायद 2014 में ये वाला पूछा था, और ये भी रुकिए देखते हैं कब पूछा था। ये वाला जो है 2015 में पूछा गया है, तो ये प्रश्न पूछा गया इस साल था। फिर क्या? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। ये कोई रेखा हो गया तो इसके दो स्थिति में ज्ञात किया जाता है, एक इसी के अक्ष पर ज्ञात किया जाता है, एक इसके लंबवत ज्ञात किया जाता है। एक या कोई रेखा अगर हो गया
तो इसी के अक्ष में यहाँ पर निकाला जाएगा और एक दूसरा स्थिति इसके लंबवत निकाला जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में मतलब कि निकाली जाती है, ज्ञात की जाती है। पहली स्थिति अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में और दूसरी स्थिति विषुवतीय या निरक्षीय स्थिति या tan v स्थिति में ज्ञात की जाती है। तो इसके अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या हो जाएगी कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। जैसे दो आवेश जब हो जाएगा और इनके बीच क्या होंगे, मिला देंगे, ये मिला देंगे तो एक कौन सी रेखा हो गई, अक्षीय रेखा हो गई। फिर अक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु को अक्षीय बिंदु का, तो फिर इधर से इसी का अनुदेश से यहाँ पर बिंदु ले लिए, ये कौन बिंदु हो गया, हमारा अक्षीय बिंदु हो गया। और यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाता है। तो इसका परिभाषा ई हो गया, लेकिन परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। दूसरा, जब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में कोई रेखा लंबवत हो तो उसकी स्थिति को निरक्षीय या विषुवतीय कहते हैं और इस बिंदु को निरक्षीय बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार से कोई रेखा होगा और इसी के लंबवत ज्ञात किया जाएगा। देखिए इसके 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी पर जब ज्ञात किया जाएगा तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, विषुवतीय स्थिति कहेंगे। ये तो हो गया इसकी स्थिति। अब देखिए इसको हम एक कॉपी में हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, अभी लिखेंगे। और वो सिद्ध करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये जो है मैंने कल बनाया था लिख कर, इसमें देख लीजिए। और इसको हम सिद्ध किए थे, पूरे बहुत ज़्यादा समय लगा था। और देखो कैसे मतलब इसको भी बढ़िया से ये वेक्टर जो नियम लागू होगा इसमें वो भी बताए थे। देखिए हमारी गलती की वजह से क्या हो गया। चलिए नो प्रॉब्लम, एक बार और सिद्ध कर लेते हैं। और कोनो भी मतलब फिगर वाला डेरिवेशन होता है उसमें फिगर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपको फिगर समझ आ गया तो डेरिवेशन भी मतलब फिगर आप बना दी तो समझिए आपको 50% डेरिवेशन ऐसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपको पहले क्या पकड़ होना चाहिए, फिगर समझ आना चाहिए, उसके बाद तो डेरिवेशन सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब अगर आपको फिगर समझ आ गया तो कोई डेरिवेशन में टॉपिक छूट जा रहा है तो अगर आप फिगर देखिएगा ना तो उससे समझ आ जाएगा कि हाँ कुछ चीज़ छूटा है या ऐसे होगा, क्या लिखना है, ये फिगर से भी समझ आ जाता है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मतलब कैसी स्थिति, अक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए ऐसे हम एक डॉटेड लाइन से रेखा ड्रॉ करते हैं, स्केल से करना है लेकिन ई हो गया। और फिर इनके बीच कोई बताइए अब हमें कहाँ ज्ञात करना है, इस पर अक्ष पर अक्षीय स्थिति में निकालना है। तो ये कोई रेखा ड्रॉ हो गया और इस पर एक द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, समान परिमाण आवेश विपरीत प्रकृति का L मतलब 2L दूरी पर स्थित होता है। तो यहाँ से देखिए हम दो रेखाखंड बनाते हैं, ये बनाइए। इसको हम क्या किए, मिला दिए, गया मिला दिए। और इस पर ले लिए क्या, -Q आवेश, इस पर ले लिए +Q आवेश, ओके। और इसका केंद्र कोई O मान लिए और इनके बीच की दूरी क्या होगी, 2L होगी, 2L, ये सभी 2L होगी। और सिर्फ इसके बीच की दूरी क्या होगी, L होगी, ये L होगी, ये नो प्रॉब्लम, यहाँ से L होगी, हो गया। और यहाँ और इसी की अक्ष के अनुदिश निकालना, इसी अक्षीय स्थिति में। तो इसी लाइन में जाएंगे और बढ़ाएंगे, यहाँ पर कोई बिंदु मानेंगे क्या, P। और इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु को हम क्या मान लिए, हम P मान लिए। और इधर क्या है, ये सब वैद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर E भी लिख देंगे, क्या। और केंद्र से लेकर इसके बीच निकालना है, तो इसकी दूरी क्या होगी, ये O से लेकर P के बीच की दूरी R होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, R हो गया। अब बताइए, इतना तो हो गया। अब फिर क्या करना पड़ता है, एक यहाँ से आवेश जाएगा, यहाँ पर एक आवेश जाएगा, हाँ। तो जब इसके कारण निकालेंगे तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, देखिए O से लेकर P तक की दूरी क्या है, O से लेकर P तक की दूरी R है और इनके बीच की दूरी L है। तो इसका मतलब इन सब का दूरी क्या होगा, R और L के योग के बराबर होगा। तो चलिए नीचे ही खींचते हैं और क्या जाएगा,
यहाँ से लेकर और P से लेकर इसकी दूरी क्या होगी, R इसमें जुटेगा और इधर L है तो L भी जुट जाएगा। हो गया। अब फिर अब इस आवेश के कारण निकालना है, तो इस आवेश को यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से हो गया और यहाँ तक की दूरी क्या होगी, मतलब इसको इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, R माइनस L। ये हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया। देखिए बस ई हो गया। और इस चित्र में सिर्फ इतना ही है। तो अब बताइए, आपने चित्र क्या किया, बना भी लिया। अब इस चित्र में आपने क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, उसको भी तो लिख सकते हो ना। इसको, इस रेखा को ए बी मान सकते हो ताकि आसानी रहे। ए और क्या, ये हो गया बी, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, इसमें आपने क्या क्या बनाया है उसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है। तो आपने क्या बनाया है, इसमें सबसे पहले आपने माना हुआ है कि ये द्विध्रुव आघूर्ण है, आघूर्ण नहीं, वैद्युत द्विध्रुव है। और इसके O केंद्र से P पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है और इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और वो इसी चीज़ को क्या करना है, इसमें लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, चलिए इसको हम लिखते हैं कि माना कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माना कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से, इसका केंद्र O है तो जिसके केंद्र O से R दूरी पर, मतलब O से लेकर R दूरी पर, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ ये बिंदु P है ना, तो इसी पर तो ज्ञात करना है। तो बिंदु P है जो AB के अक्षीय स्थिति में है, जो AB के अक्षीय स्थिति में है, जहाँ क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हो गया, इतना तक तो हो गया। अब इसमें क्या होगा, फिर इसके पहले वाले में आपने पढ़ा होगा कि बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगर कोई एक आवेश रहता है तो क्या होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोई माइनस आवेश क्या है, एक प्रकार की बिंदु की तरह है, तो इसको भी हम लिखेंगे -Q आवेश के कारण। इसके कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे। और इन जब दो चीज़ों होता है तो उस पर कौन सा सिद्धांत लगता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत क्या होता है, सभी को जोड़ा जाता है। तो पहले इसके कारण निकालेंगे बिंदु आवेश, फिर इसके कारण बिंदु आवेश निकालेंगे और जो आएगा उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। पहले लिखेंगे क्या, -Q आवेश के कारण, या फिर आप चाहेंगे तो यहाँ से भी लिख सकते हो, इससे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ से निकालते हैं, तो लिखेंगे क्या, अब किसके कारण निकालना है, तो -Q आवेश के कारण। तो लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर, कहाँ निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, -Q आवेश के कारण। तो इसको हम E1 मान लेंगे, एकदम मानेंगे, इसको E1 मान लेते हैं और इसको वेक्टर भी चढ़ा देते हैं, ठीक रहेगा। E1 हो गया और 1/4πε0, और फिर यहाँ पर होगा क्या, कोई आवेश होगा Q और इनके बीच दूरी क्या है, A से P है, तो इसके दूरी लिख देंगे क्या, AP का क्या है, स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको E1 फिर 1/4πε0 और -Q आवेश के कारण में ज्ञात करना है, तो इसको माइनस यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, Q आवेश। और AP की दूरी कितनी है,
ए से लेकर पी तक की दूरी क्या है, आर प्लस एल है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, आर प्लस एल। अब बताइए, और फिर इसमें क्या करना है, दिशा भी लिखना है। तो आप जानते हो कि कोई भी ऋणात्मक वस्तु होता है उसकी रेखा कहाँ से प्रारंभ होती है, अनंत से होकर ऋणावेश पर आती है, यानी अनंत से इसी पर आएगी, यानी कि पी से कहाँ आएगी, ए पर। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, पी से ए की ओर, पी से ए की ओर होगी इसकी दिशा। ये दिशा लिख लिए और ये लिख लिए, ओ सॉरी यहाँ पर स्क्वायर ना होगा, देखिए ये हो गया। इसको मानो क्या, समीकरण नंबर 1। फिर एक और, अब इसके कारण निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना है। अब इसको E2 मान लेंगे और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश होगा कोई, और यहाँ से क्या है B और P है तो BP का क्या है, स्क्वायर। और इसकी दिशा कहाँ है, धन आवेश में क्या होता है, धन आवेश से शुरू होकर अनंत की ओर जाता है, तो इसकी दिशा क्या होगी, B से P की ओर। तो इसकी दिशा लिखेंगे क्या, B से P की ओर। ये हो गई इसकी दिशा। अब इसका मान तो लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश और BP की दूरी कितनी है, यहाँ से R माइनस एल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R माइनस एल। ई हो गया, और इसका क्या, स्क्वायर। इसको मानेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। ये तो हो गया। अब क्या करना है, अब इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर निकालना है। तो इसको भी हम लिख देंगे कि चाहे इन क्या, माइनस प्लस लिख देते हैं, माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र की तीव्रता की कैसे, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण होगा, बीजगणितीय योग, हाँ वही अध्यारोपण होगा, उसका भी तो मतलब बीजगणितीय योग ही होता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इनके बदले एक बड़ा वाला ई मान लेंगे, और बड़ा वाला ई, और फिर क्या, E1 प्लस E2, ये हो गया। अब समीकरण 1-2 से अब क्या करें, पहले इसका मान ही लिख देते हैं। E1 के बदले क्या है, इतना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस एल स्क्वायर, और ये क्या है, प्लस E2 क्या है, यह है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस एल स्क्वायर। और ई कहाँ से आया, तो ई आया क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1-2 से ई आ गया। अब क्या करते हैं, इसके माइनस वालों को इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं ताकि आसानी रहे। इसको हम ला रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया। और ये माइनस इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब बताइए, इसमें कुछ कॉमन लग रहा है आप लोग को, तो देखिए ई कॉमन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू आवेश भी है इसमें, तो इसको भी क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और 1/R माइनस एल स्क्वायर, इसको बड़ा वाला कोष्ठ बनाइए, और 1/R प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से बनेगा बट्टा के घटाव, यहाँ से बनेगा, और फिर उसके बाद जब ई बन जाएगा तो यह फार्मूला लागू होगा, यह फार्मूला और यह फार्मूला जो होगा, इन तीनों फार्मूला क्या होगा,
लगेगा इन तीनों में, उसके बाद ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए यही फार्मूला है। अब यहाँ से क्या होगा, बट्टा के जोड़, जैसे अगर एलसीएम अलग अलग होता है तो क्या हो जाता है, इसी का गुणा हो जाता है। तो इतना ज़्यादा कौन जाए 12th क्लास में, और ये लिख देंगे और ये यहाँ आ जाएगा। जब इसके बदले जब एलसीएम करेंगे तो इसका गुणा लिखना पड़ेगा, तो r माइनस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिए अब इसके साथ भागा लगेगा तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या है, तो इसी का गुना इसके साथ हो जाएगा। तो वहीं लिख देंगे r प्लस एल स्क्वायर और फिर माइनस, और फिर ये भी वैसे ही कट जाएगा और ये बचेगा, तो क्या r माइनस एल का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए अब इसी में क्या लगेगा, वही फार्मूला लगेगा। जब कोई चीज़ दूगो जो है ऐसे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो, तो उसका डायरेक्ट 4ab हो जाता है। देखिए ठीक उसी प्रकार से ई भी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा। तो फिर इसके बदले क्या हो जाएगा, 4rl हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इन सब के बदले क्या लिखेंगे, 4rl, तो लिखेंगे 4rl। और फिर इसमें लगेगा ये वाला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरे जैसे मैथ के जो स्टूडेंट होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर है, तो फिर ई कैसे होगा। तो ई कन्फ्यूजन हमें भी हुआ था। तो देखिए इसको मान लेना है कि इसका वर्ग नहीं है, क्या मानना है कि इसका वर्ग नहीं है। अब जब इसका वर्ग नहीं है तो फार्मूला लागू नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूला के अनुसार ई हो जाएगा r स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब लेकिन क्या आपने तो माना है, लेकिन असली में तो फार्मूला इस पर वर्ग है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा वर्ग, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। इसको 2r और 2l के रूप में अगर तोड़ लेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला बन जाएगा। देखिए Q2l होता है, तो इसके बदले हम तोड़ लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, और इसको लिख सकते हैं क्या 2l और 2r, ये इस प्रकार लिख सकते हैं। और r पर पावर 4 हो जाएगा और l पर पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए चलिए यहीं पर बना देते हैं। आप लोग को कहाँ करना है, नीचे। अब उसके बदले क्या लिखेंगे, वेक्टर ई और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2l के बदले हम क्या लिख देंगे, जब ये Q2l है तो इसके बदले हम P नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे P और यहाँ पर लिखेंगे 2r और यहाँ पर क्या r पर पावर 4 माइनस l पर पावर 4। अब देखिए अब r और l की तुलना में जो होता है, r बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होता है किससे, l से। जब l से बहुत बड़ा होगा तो इसके सामने l क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r के सामने l क्या हो जाएगा, 0। तो एक और लाइन लिखना पड़ेगा, छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए क्या r जो होता है बहुत 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 ज़्यादा बड़ा हो जाता है l से, जिसके कारण r के सामने l क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो l क्या हो जाएगा, 0। और देखिए l के बदले 0 लिख सकते हैं और ये r उसी तरह रहेगा, तो उसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2pr हो गया। और फिर l जब 0 का वर्ग घन कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, 0 ही ना होगा। तो इसके रखने से कोई मतलब है नहीं, मतलब है तो केवल लिख देंगे r पर पावर 4। अब देखिए ऊपर r है, एक नीचे r पर पावर 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा क्या, r³ बचेगा। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r³। देखिए ये हो गया। और किसके कारण है, तो ई इसके नीचे लिखना पड़ेगा कि यह अक्षीय स्थिति में, यह वैद्युत द्विध्रुव के, यह वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तीव्रता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दिए, ये वर्ग होगा कि क्यूब होगा, यहाँ पर क्यूब ना होगा, देखो ये भी गलती हो जाता, क्यूब होगा, स्क्वायर गलती से दे दिए हैं, यहाँ पर क्या होगा क्यूब होगा। तो ये क्या होगा, अक्षीय स्थिति के कारण निकल गया। अब निकलेंगे क्या, निरक्षीय स्थिति में। और ये रहा चैप्टर 1 का 7वां डेरिवेशन। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम कई बार बता रहे हैं कि फिगर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, फिगर बनाना आना चाहिए, और फिगर बनाना आना चाहिए, इसके बाद समझ में भी आना चाहिए फिगर में क्या क्या है और क्या क्या कहा गया है, क्योंकि फिगर से आधा डेरिवेशन सॉल्व हो जाता है, ये हम कहते हैं, लेकिन होता नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आप फिगर बना लीजिएगा तो आपके मन में आधा डेरिवेशन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो स्थिति कैसी, निरक्षीय, निरक्षीय मतलब लंबवत। तो सबसे पहले क्या के एक रेखाखंड द्विध्रुव आघूर्ण बनाएंगे। ये हमारा क्या हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, एक और समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश रहता है। तो यहाँ पर होगा -q, यहाँ पर होगा +q, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। और इसके क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति यानी लंबवत स्थिति में निकालना है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, बिंदु पी मानेंगे। और अक्षीय स्थिति में निकालना था तो कहाँ माने थे, इधर माने थे, लेकिन इसमें इसके अक्ष पर लंबवत निकालना है तो इसको यहाँ पर पी मानेंगे। यहाँ पर क्या मान लिए हम, पी मान लिए। और ये हमारा क्या है, -q(s) है। -q(s) में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ होती है, अनंत से इस पर समाप्त होती है। और धनात्मक में क्या होता है, यहीं से शुरू होकर अनंत की ओर जाती है। तो एक रेखा कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ तक ऐसे जाएगी, और वहीं ऋणात्मक के लिए यहाँ से क्या होगी, यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और इनके बीच की दूरी क्या है, ये r है। इनके बीच की दूरी क्या है, ये r है। इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी l है। इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी l है, l है। और ये क्या है, ये बिंदु को हम केंद्र को क्या मान लिए, o मान लिए। और इसमें क्या लागू होगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के कारण ये जो होता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। जब ये लंब और आधार हो जाता है और यहाँ पर थीटा बन जाता है, तो देखिए जब ऐसे लंब और आधार हो जाता है तो कोण क्या होता है, अंडर रूट इसका वर्ग और आधार का वर्ग। तो ये अंडर रूट क्या लिखेंगे, आर का वर्ग और एल का वर्ग हो गया। ठीक उसी प्रकार इसका भी सेम वही होगा, r² + l², ये हो जाएगा। और कुछ जब आधा डेरिवेशन बनाइएगा तो यहाँ पर लागू होगा वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए आपने जो चित्र में जो बनाया है उसको क्या करना है, लिखना है। तो आपने सबसे पहले क्या माना है कि AB द्विध्रुव है, AB कोई द्विध्रुव है, AB कोई द्विध्रुव है जिसके केंद्र ये दो बार दो खांच से दे दिया, जिसके केंद्र, ये है केंद्र, O से कितनी दूरी, R दूरी पर, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है, R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। तो कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये हो गया। आपने चित्र में जो बनाया है उसको आपने क्या किया, लिख दिया। अब वहीं बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला क्या होगा, लागू होगा। तो पहले इस आवेश के कारण निकालेंगे, उसके बाद इस आवेश के कारण निकालेंगे, और इन दोनों निकालने के बाद यहाँ पर इस बिंदु पर परिणामी बिंदु पर क्या होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होगा। तो लिखेंगे क्या, -q आवेश के कारण,
माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम मान लेते हैं क्या, E1। इसको हम क्या माने, E1। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कौन सा आवेश, क्यू आवेश। और फिर क्या, और देखिए एक और चीज़ आप समझेंगे कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगा। तो सदिश जब लंबर्धक की स्थिति में निकाला जाता है तो यहाँ सिर्फ क्या लिया जाता है, सिर्फ परिमाण लिया जाता है। वहाँ प्रकृति नहीं दिखानी होती कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है, सिर्फ क्या लिया जाता है, परिमाण लिया जाता है। तो इसलिए केवल आवेश होगा। और इनके बीच की दूरी क्या है, ई है, √r² + l²। और दूरी का क्या होता है, वर्ग होता है। तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। और फिर इसकी दिशा क्या होगी, जब ऋणावेश होता है तो इसकी दिशा क्या होती है, अनंत से उस बिंदु पर आती है। यानी पी से कहाँ आ रही है, ए की ओर। तो क्या लिखेंगे, पी से ए की ओर इसकी दिशा है। पी से ए की ओर क्या है, इसकी दिशा है। और नहीं तो आप इसके जगह पर AP भी लिख सकते थे। तो चलिए छूट गया तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर एक स्टेप और आगे बढ़िए और ये हो गया। अब देखिए, अब रूट का वर्ग करने पर क्या होता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो बचेगा क्या, r² + l²। और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक उसी प्रकार अब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है। तो लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E2 मान लेते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या, √r² + l², इसका वर्ग। एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे तो सेम इसी के बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू और ये कैंसिल होके हो जाएगा क्या, r² + l²। समीकरण ये हो गया 2। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, समीकरण 1 = समीकरण 2 है। यानी कि E1 बराबर क्या है, E2 के बराबर है। और इसको मान लो समीकरण नंबर क्या, 3। अब देखिए, अब यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार निकलेगा। तो यहाँ पर लागू होगा क्या, वेक्टर का कंसेप्ट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, P से A की ओर कौन सा वैद्युत क्षेत्र है, तो E1 है। तो PA, तो यहाँ पर हम E1 लिख सकते हैं। ई वैद्युत क्षेत्र कौन होगा, E1। और ई वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे किस प्रकार वेक्टर का कंसेप्ट लागू होता है। देखिए ये चित्र जो है कुछ इस प्रकार से है, देखिए कुछ इस प्रकार से है एकदम। अब कोई भी घटक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में बंटता है तो दो भागों में क्या होता है, टूट जाता है। तो ये घटक E2 है तो किस भाग में टूटेगा, एक ऐसे लंबवत टूटेगा, देखिए एक ऐसे लंबवत टूटेगा और एक क्षैतिज टूटेगा, E2। यहाँ पर क्या हो गया, E2 और ये क्या हो गया, E2। क्यों, क्योंकि कोई भी घटक किसी बिंदु पर दो घटकों में टूटता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। अब ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर में होता है साइन थीटा, और क्षैतिज में क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसके साथ क्या होता है, गुणा हो जाता है। इस प्रकार से ई हो जाएगा। वहीं अब E1 वैद्युत क्षेत्र किस तरह हो गया है, ये भी दो भागों में बट जाएगा। ये भी क्या होगा, दो भागों में बट जाएगा। तो एक क्या होगा, एक ऐसे टूटेगा और एक ऐसे टूटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 और यहाँ पर टूटेगा क्या, E1 हो गया। अब क्षैतिज में क्या लगता है, क्षैतिज में कॉस थीटा लगता है और ऊर्ध्वाधर में साइन थीटा लगता है, ये लगता है। अब बताइए, कुछ इस प्रकार से ही ऐसे हो गया, देखिए ऐसे ही हो गया। यहाँ पर भी थोड़ा बना लेंगे तो ठीक ही रहेगा। वैद्युत क्षेत्र हो गया E और E हो गया। तो यहाँ पर होगा क्या, यह E1 है तो यह होगा E2, क्योंकि E2 है जो इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा। और यहाँ पर होगा साइन थीटा और यहाँ पर होगा कॉस थीटा।
और ये चित्र क्या है, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। और फिर ये क्या है, E1 टूट रहा है, एक इधर टूट रहा है, एक इधर टूट रहा है, एक फिर इधर टूट रहा है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो E1 ऊर्ध्वाधर में कौन होता है, साइन थीटा, और क्षैतिज में क्या होता है, कॉस थीटा। तो E2 कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो गया, टूट गया। अब देखिए E1 और E2 क्या है, बराबर है। ये क्या है, E1 और E2 क्या है, बराबर है। और ये दोनों और एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक इधर जा रहा है और क्या जा रहा है, इधर आ रहा है। जब विपरीत दिशा में हो मान भी क्या है, बराबर है, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। लेकिन वहीं जो इसमें है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, यह इसी के दिशा में आ रहा है, दोनों क्या है, एक ही ओर है। तो ये क्या होगा, ये आपस में जुटेगा। तो ई हुआ क्या, वेक्टर का कॉन्सेप्ट। और इसके बाद यहाँ से लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र E1 तथा E2, E1 तथा E2 दो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। पहले E1 का लिखते हैं, तो क्या घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा, सॉरी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जुटेगा। और E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा विपरीत दिशा में परंतु समान है, बराबर है, समान है कि परंतु समान है, अतः यह नष्ट हो जाएगा, अतः ये शून्य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और फिर अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, जुटेगा। अध्यारोपण के सिद्धांत इस पर लागू होगा। और अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों को जोड़ेगा, तो क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो गया। अब देखिए समीकरण 3 से क्या है, E1 और E2 बराबर है, तो लिखेंगे क्या, ये हो गया वेक्टर, और ये हो गया, किसी एक को E1 लिख देते हैं, तो E1 cos थीटा, और इसको ये बराबर है, तो इसको भी सेम लिख देंगे cos थीटा। कैसे, समीकरण 3 से, कहाँ से, तो समीकरण 3 से। अब ये क्या बन गया, देखिए ये दो हो गया, तो 2E1 cos थीटा। अब E1 का मान कितना है, यह है भैया, और यह भी है, तो भी लिख देंगे। तो यहाँ पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो 2 है इसको इधर ही गुना कर देंगे। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2Q, ये गुना इसमें जब होगा तो 2 से नहीं गुना हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, दूरी क्या है, r² प्लस l²। अब देखिए एक और चीज़, यहाँ पर क्या है, cos थीटा, और चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण, लंबाई तक कर्ण होता है साइन थीटा, और cos थीटा का क्या होता है, आधार बाई कर्ण। तो cos थीटा यहाँ पर लागू होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो L/E हो जाएगा, मतलब आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे L, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, वही √r² प्लस l²। अब देखिए ये किसी भी रूट में कोई चीज़ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके पावर में हाफ होता है। और इनके बदले 2Q और L के बदले वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, Q × 2L होता है, तो इसके बदले ये P लिख लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बदले क्या लिखेंगे, हम P लिखेंगे। देखिए P लिख लिए, और देखिए इसका पावर क्या है, 1 है, और इसका पावर क्या है, 1/2 है। 1 और 1/2 को जोड़ने पर क्या होता है, 3/2 होता है। तो r² प्लस l², और ये क्या हो जाएगा, 3/2, ये 3/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट का
रूट जिसमें चढ़ गया इसका मतलब क्या है, पावर 1/2 है। ये क्या है, हो गया। और आप यहाँ तक भी लिख कर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए और लिखिए क्या, छोटे द्विध्रुव के लिए लिखना है क्या, छोटे द्विध्रुव में क्या होता है, आर की तुलना में L 0 हो जाता है, तो लिखेंगे छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए आर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा L से, जिसके सामने L लगभग 0। तो ये फार्मूला इसमें लगा देंगे और L के बदले 0 लिखेंगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया P, और ये क्या है, R स्क्वायर बटा 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/R3। देखिए, और ई क्या है हमारा, और इसको हम लिखेंगे क्या कि यह निरक्षीय स्थिति में, यानी जो क्वेश्चन दिया रहेगा वहीं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या हो गया, हो गया। ये तो मेरा नोट्स का है, ये हमारा क्या है, नोट्स का है। देखिए, एक चीज़ और बता देना चाहेंगे आप लोग को कि अगर आप इन दोनों फार्मूला को अगर आप प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा, वैसे याद तो नहीं किया जाता है, प्रैक्टिस ही किया जाता है, तो इसको आप अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो चैप्टर 2 में 3 को इसी से सेम टू सेम, इसी के जैसा सेम ऐसे ही मिलता जुलता 3 गो डेरिवेशन मिलेगा आपको, 3 गो डेरिवेशन मिलेगा चैप्टर 2 में। और चैप्टर 5 पढ़िएगा चुंबक वाला, तो उसमें भी 2 गो डेरिवेशन है, सेम टू सेम इसी के जैसा है, और इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप इन दोनों फार्मूला, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, दोनों का अगर आप सीध करके इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो चैप्टर 2 में 3 गो डेरिवेशन होगा, इसी से रिलेटेड है, सेम टू सेम इसी के जैसा, इसी पैटर्न पर है। और चैप्टर 5 में 2 डेरिवेशन इसी पैटर्न पर है, सेम टू सेम, एकदम अलग नहीं होगा। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो इसमें आसानी हो जाएगी। और अगर ये समझ आ गया तो समझ लीजिए ये पांचों भी समझ आ जाएगा। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे। अब देखिए, इसको हम चलते हैं कॉपी में बनाने, और हमने क्या किया, कॉपी में बना लिया। अब इन दोनों से संबंधित कुछ इससे ऑब्जेक्टिव बनने वाले प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। देखिए, एक यदि ये सब जो होता है वो निर्वात में ज्ञात किया जाता है, और वो उसी में कोई परावैद्युत माध्यम हो गया, जैसे पानी, कांच, हवा, ये सब हो गया, और उसका परावैद्युतांक इसको के मान लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2p/r³ हो जाएगा। वहीं सदिश रूप में इसमें वेक्टर का चिन्ह लग जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह ऐसे Q दे देगा, फिर 1/r² दे देगा, 1/r दे देगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसका आंसर ई होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में Q होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में Q होता है, और बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र में स्क्वायर होता है। ये हो गया। और फिर इसका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष या विषुवत पर किसी बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के विपरीत या प्रति समांतर है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव दिशा के विपरीत या प्रति समांतर है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निरक्ष पर स्थित जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं वो क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत या प्रति समांतर होती है, और ई अक्षीय बराबर इतना होता है और ई निरक्षीय बराबर इतना होता है, और इन दोनों का अनुपात पूछा जाएगा। अगर पूछेगा ई अक्षीय ई निरक्षीय का अनुपात, तो इस प्रकार से अनुपात हो जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा, ई R³ सब कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या, 2:1। तो अगर ऊपर अक्षीय रहे तो 2:1 होगा, अगर नीचे अक्षीय रहे तो 1:2 होगा। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये अनुपात हो गया। फिर ई अक्षीय बराबर क्या होता है, 2 निरक्षीय का गुना कर देंगे तो ई निरक्षीय प्राप्त हो जाएगा। ये इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। क्यों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए।
और ये दोनों में सेम चीज होता है क्या? यह आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष या निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आर दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा हो गया और इसको आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर हम अगले वीडियो में जो होता है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे क्या, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगे बल को ज्ञात करेंगे, फिर उस पर बल आघूर्ण को भी ज्ञात करेंगे। और वो जो 2026 में क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर उसके बाद हाँ, तो बस अगले वीडियो में वही होगा और फिर मिलेंगे किसी उसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।